चेतावनी देता हूं कांग्रेस को कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सर, राजकुमार राउत ने हमारे चैनल पे भारत रफ्तार पे इंटरव्यू में कहा था कि मैं हिंदू नहीं हूँ। उन्होंने कहा राम काल्पनिक है, हम राम भगवान को नहीं मानते, आदिवासी राम भगवान को बिल्कुल ही नहीं मानते। उनके कहने से क्या होता है? राम काल्पनिक है। ऐसे हल्के लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। आदिवासी समाज हिंदू था, हिंदू है, हिंदू रहेगा। जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते थे उस पहाड़ी पर आदिवासी 1500 लोगों को लगभग गोलियों से भून दिया था। चेतावनी देना चाहता हूँ कांग्रेसियों को, गोविंद सिंह जी डोटासरा को, अन्य को, कि इनसे डरने वाला नहीं हूँ। कांग्रेस जैसे झूठी पार्टी जो आतंकवादियों का सहयोग किया, समर्थन किया, उनको सम्मान दिया। मेरी इच्छा है कि कानून बनना चाहिए, धर्मांतरण के विरोध में कानून बनना चाहिए, ताकि कोई भी लोग लालच बहला फुसला कर धर्मांतरण नहीं करा सके। अकबर महान हो ही नहीं सकता। एक देशभक्त के साथ उनका युद्ध हुआ। अकबर मीना बाजार लगाता था, उसमें केवल महिलाएं जा सकती थी, और ये अकबर उनके साथ कुकर्म करता था। तो ये महान अखबार किताबों में जो पढ़ा रहे थे उन पर क्या कहना है? क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकारें थी और कांग्रेस हमेशा देश के दुश्मनों को, देश को नुकसान पहुंचाने वालों को, आतंकवादियों को अपना सहयोगी मानती है। कि जब कसाब को फांसी देने की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर की, कांग्रेस के नेताओं ने जाकर के वकीलों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। पश्चिम बंगाल में उनके ऊपर अत्याचार करते, अन्याय करते हैं, और वहाँ की सरकार जो है राज्य की, ममता बनर्जी की, आतंकवादियों के पक्षधरों का समर्थन करती है। रोड़ीलाल मीणा जी ने इस्तीफा दिया है, सीनियर लीडर हैं, आपने उनसे बात नहीं की इस्तीफा क्यों दे रहे हो? कुछ बातें तो गोपनीय होती, इस पर चर्चा करना ठीक नहीं है। डोटासरा जी तो बोला मोरिया बुला दिया मैंने तो। कुछ दिनों बाद जेल में बुला सकते हैं। मुझे लगता है कि जो पेपर लीक है मामला, क्योंकि वो भर्ती में कांग्रेस के लोगों ने पेपर्स को बेचा है। बड़ी मछलियाँ और छोटी मछलियाँ सब जाल में फंसने वाली है। मैं सारी बातें नहीं बताऊंगा, यदि सारी मैंने बातें बता दी तो कुछ लोग अंडरग्राउंड हो जाएंगे। मदन जी, मेरा सवाल ये, आपने बेरोजगारी देखी, आपने वो दर्द देखा। आज पिछली सरकार के दौरान 17-18 पेपर लीक हुए। आप खुद किसान के बेटे थे, गरीब परिवार से निकले हैं, आप उन युवाओं का दर्द समझ सकते हैं। आपकी सरकार आने के बाद एसआई भर्ती में कुछ अच्छी कार्रवाई भी हुई है, लेकिन सर अब तक बड़ी मछलियाँ नहीं पकड़ी गई। साथ ही ईओआरओ का पेपर भी लीक हुआ, जिसमें कुछ बड़े नाम भी शामिल थे। अब उम्मीद युवाओं को आपसे ही है, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ आए और ये जो पेपर लीक में जो माफिया शामिल थे वो पकड़े जाएँ। मैं राजस्थान के युवाओं को आश्वासन देना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग में जितने पद खाली हैं, अधिकांश पदों को माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा भरेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है, और उसके कारण से बहुत सारे बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। रीट की भर्ती भी हुई थी, उसका भी सर बहुत परेशान है यूथ। मत कलाओ, कुछ लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो भर्ती में कांग्रेस के लोगों ने पेपर्स को बेचा है। तो सर वो बड़ी मछली कब पकड़ी जाएगी? उम्मीद आपसे पेपर्स को बेचा है। राजीव गांधी स्टडी सर्कल में पेपर रखवा है, स्ट्रांग रूम में, और चाबी उनको राजीव गांधी स्टडी सर्कल को दे दी, और इसलिए कि तुम पेपर निकाल के ले जाना, बेचना, जितना धन कमाओ उसका कुछ परसेंटेज हमको भी देना। अच्छा। अब वो बड़ी मछलियाँ परेशान है, जो एसआईटी जांच कर रही है, एसओजी जांच कर रही है, तो परेशान है, क्योंकि उनकी शक की सुई अब इनकी ओर आ रही है। अभी बड़ी मछलियाँ बहुत तड़फ रही है। तो सर और इसीलिए मेरे ऊपर आरोप लगाती है कि मैंने आदिवासियों का अपमान किया है, कि वो तड़फ रही है कि भारतीय जनता पार्टी से कैसे जीता जाए। नहीं सर, आप तो, और इसलिए मैं अनुसूचित जाति का होने के नाते मुझे टारगेट पर लेने का प्रयास कर रही है। लेकिन मैं चेतावनी देता हूं कांग्रेस को कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मैं हिंदुस्तान के सभी वर्गों का, सभी व्यक्तियों का, सभी माता बहनों का, सबका सम्मान करता हूं, और ये देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए
और मैं पूरी अनुसूचित जाति को नुकसान पहुंचाने को, अपमानित करने के लिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा पेपर लीक की बात करते हैं, और वो 17-18 पेपर तो उनकी। अब मैं ऐसे हल्के लोगों का नाम नहीं लाना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि मछलियाँ, ये बड़ी बड़ी मछलियाँ, मगरमच्छ हैं, ये तुरंत जेल जाएंगी। कब जाएंगे सर? युवा को उम्मीद आपसे है। मदन दिलावर ने अभी बताया हमारे इंटरव्यू में किस हालत में वो, उनके पास पैसे भी नहीं थे, फिर भी वो शिक्षा के लिए कैसे गए, और उनकी माँ ने मजदूरी करने के लिए। उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ, युवाओं की पीड़ा समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं जब 10वीं पढ़ता था तो मेरे पास बोर्ड की परीक्षा के पैसे जमा कराने के नहीं थे। तब मैं मेरी माँ से मैंने कहा कि माँ, अब 3-4 दिन बोर्ड की परीक्षा के पैसे जमा नहीं कराने को रह गए, यदि मैं पैसे नहीं जमा कराऊंगा तो आगे नहीं पढ़ पाऊंगा। तो मेरी माँ ने कहा कि तेरे पिताजी से मत बताना तू, उनके पास पैसा नहीं, वो परेशान होंगे, तू मेरी चांदी की कड़ियाँ ले जा, इसको गिरवे रख के आ। तब मैं वो चांदी की कड़ियों को 30 रुपये में गिरवे रख के आया, और फिर मैंने बोर्ड की परीक्षा की फीस जमा कराई। इसलिए मैं बेरोजगारों की पीड़ा को समझ सकता हूँ। इन्होंने अन्याय किया है, उनको लूटा है, डकैतों की तरह गरीब लोगों को लूटा है, और भगवान माफ नहीं करेगा। लेकिन जहाँ भगवान ने जन्म लिया, श्री कृष्ण भगवान ने, वहाँ कुछ दिनों में ये होंगे, जेल में होंगे। मतलब जेल में होंगे। सर, नाम आता है EORO परीक्षा लीक में, निरंजन आर्य जो चीफ सेक्रेटरी थे, अशोक गहलोत जी के खास थे, उनका नाम इसमें, उनकी पत्नी RPSC मेंबर थी, उनका नाम भी आया था सुर्खियों में। और एक कवि हैं कुमार विश्वास, उनकी धर्मपत्नी मंजू शर्मा, उसका भी नाम आया था। ये बड़ी मछलियाँ कब पकड़ी जाएगी? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी हो, लेकिन चाहे मछलियाँ हों बड़ी या मगरमच्छ हों, ये सब पकड़ में आएंगे। ये तो जो नाम लेना आपने, ये तो छोटे छोटे नाम हैं। अच्छा, ये छोटे हैं? हाँ, ये तो मगरमच्छ और मछली के बीच के हैं। बड़ी बड़ी मछलियाँ भी आने वाली है, जाल में फंसने वाली। जाल आपने बिछा रखा है सर? हमारी जांच एजेंसियां सरकार की भाई, वो पूरी तहकीकात कर रही है, और वो पहुंचने वाली थोड़े दिनों में। सर, राजकुमार रोत ने हमारे चैनल पे ही, भारत रफ्तार पे ही इंटरव्यू में कहा था कि मैं हिंदू नहीं हूँ। उससे पहले वो मेरे से बातचीत कर रहे थे एक बार डूंगरपुर में, उन्होंने कहा राम काल्पनिक है, हम राम भगवान को नहीं मानते, आदिवासी राम भगवान को बिल्कुल ही नहीं मानते। और उसके बाद दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि राजकुमार हिंदू नाम नहीं है, मैं हिंदू नहीं हूँ, मेरा धर्म हिंदू नहीं है। मैं राजकुमार जी रोत के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, आदिवासी समाज हिंदू था, हिंदू है, हिंदू रहेगा। मैं जानता हूँ उनको कि किस प्रकार से महाराणा प्रताप की सहायता की उन्होंने, जब मेवाड़ पर संकट आया, और जब महाराणा प्रताप ने आह्वान किया तो आदिवासी समाज उठ करके खड़ा हो गया, तीर कमान लेकर के, और मेवाड़ की आन बान शान बचाने के लिए पूरी ताकत को झोंक दी। मैं जानता हूँ जब भगवान राम वनवास को गए, तब आदिवासी समाज ने उनकी रक्षा करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। और बिरसा मुंडा भगवान का नाम तो आपने सुना ही है, कितने बड़े क्रांतिकारी थे। आदिवासियों में बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं। आपने ये भी सुना होगा गोविंद गुरु का नाम भी, जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते थे, और जो ये धाम है उधर, मानगढ़ धाम है, उस पहाड़ी पर आदिवासी 1500 लोगों को लगभग, या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, गोलियों से भून दिया था। तब भी आदिवासी समाज पीछे नहीं था। ये आदिवासी समाज पूरे देश के लिए सम्मानित है। हम सम्मानजनक तरीके से उनका नाम लेते हैं। वो पूजनीय ऐसे लोग, और हिंदू समाज के श्रेष्ठतम लोग हैं, जो पर्यावरण की रक्षा की उन्होंने संस्कृति की रक्षा की, और हिंदू धर्म की रक्षा की है। क्योंकि आपने देखा होगा, सुना है, अभी मैंने कहा है कि महाराणा प्रताप के साथ किस प्रकार से लड़े हैं, और भगवान राम का किस प्रकार से सहयोग किया है। इसलिए हमारे लिए पूजनीय है। तो आप कह रहे हो, वो तो कह रहे हैं राम को ही नहीं मानते। उनके कहने से क्या होता है? राम काल्पनिक है। ऐसे हल्के लोगों के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। तो राजकुमार हल्के हैं? मैं बात ही नहीं करना चाहता ना, कौन हल्का कौन को। ऐसे मैं तो
ऐसे हल्के लोगों के बारे में जो हिंदुओं को हिंदू मानने को तैयार नहीं है, उसके बारे में क्या चर्चा करनी। आप अपने डीएनए वाले बयान पे कायम है? मैं अभी कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। आज विधानसभा में भी हंगामा और टीकाराम जूली आपके इस्तीफा मांग रहे थे वो तो। टीकाराम जूली तो नहीं मांग रहे थे, लेकिन गोविंद सिंह जी डोडासरा उनको उकसा रहे थे। अच्छा, उनको उकसा रहे थे, इसलिए मजबूरी थी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष उकसा रहा है तो उसको कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा। इसलिए अनुसूचित जाति के लोगों से अनुसूचित जाति लोगों को लड़ाने का प्रयास हो रहा था, और मैं अनुसूचित जाति का इसलिए टारगेट किया जा रहा था मेरे को कि मैं इनसे कैसे डरूं और इनके खिलाफ नहीं बोलूं डर करके, पर इनको चेतावनी देना चाहता हूं मैं कांग्रेसियों को और गोविंद सिंह जी डोडासरा को और अन्य को कि इनसे डरने वाला नहीं हूं, और मैं हिंदू धर्म का जो अपमान करता उसका मुकाबला करूंगा। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदू हिंसक हैं। हिंदू कभी हिंसक हो ही नहीं सकता। हिंदू समाज सबका रक्षण करता है, सबकी सेवा करता है, और इस प्रकार से ओछे शब्द कर रहे हैं। इसलिए हिंदुओं का अपमान करने वाले और हिंदू को हिंसक करने वाले लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं, इनमें दम है तो मेरा कुछ बिगाड़ के दिखाएं। तो क्या आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस एससी को एससी से लड़ाने का कोशिश कर रही है, हिंदू समाज को बांटने की कोशिश कर रही है? संविधान की बात कांग्रेस ने चुनाव में की कि 400 सीटें आ जाएगी तो संविधान खतरे में है। कांग्रेस जैसे झूठी पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टी ऐसी जो आतंकवादियों का सहयोग किया, समर्थन किया, उनको सम्मान दिया, धारा 370 जैसी का समर्थन किया, और हमारी जो सेनाएं हैं उन पर अविश्वास किया। मैंने आज तक अच्छे लोगों के मुंह कभी ऐसा नहीं सुना, लेकिन ये केवल सत्ता पाने के लिए किसी भी निम्न स्तर तक जा सकते, देश को तोड़ने का काम भी कर सकते हैं, देश को नुकसान पहुंचाने का काम भी कर सकते हैं। और इसलिए हिंदू समाज को तोड़ने के लिए ये आदिवासियों को बरगलाना चाहते हैं, और ये कहना चाहते तुम हिंदू नहीं हो, लेकिन यहाँ के आदिवासियों को जानता हूँ, वो अपने देश की आन बान शान के लिए सब कुछ लुटा सकते हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि ये हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हिंदुओं से आदिवासियों को अलग नहीं कर सकती, क्योंकि हम सबका डीएनए एक है। सर, धर्मांतरण को लेकर आपकी सरकार आ चुकी है, आप लगातार मुझे ध्यान है विपक्ष में आवाज उठा रहे थे, कानून नहीं पहले बना भी था और उससे कोई इशूज थे। धर्मांतरण को लेकर आपका क्या कहना है, कैसे रोकथाम होगी, क्या बुलडोजर चलेगा? देखो, धर्मांतरण, हमारी पार्टी धर्मांतरण के खिलाफ है, और मुझे लगता है, मुझे पक्का पता नहीं, पर मुझे लगता है कि शीघ्र ही इस पर कोई न कोई कानून राजस्थान में बन सकता है। आपकी दिल इच्छा क्या है? मेरी इच्छा है कि कानून बनना चाहिए, धर्मांतरण के विरोध में कानून बनना चाहिए, ताकि कोई भी लोभ, लालच, बहला फुसला कर धर्मांतरण नहीं करा सके। मदन दिलावर घर वापसी को लेकर क्या कर रहे हैं? क्या अभी भी कर रहे हैं, पहले ही करते थे काम, छोड़ दिया? देखो, हिंदुस्तान का जो भी अच्छा व्यक्ति है, वो सब जो अपने बिछड़े हुए लोग हैं, जो किसी कारणवश, लोभवश या मजबूरीवश या हिंदू धर्म को छोड़ गए हैं, या कि ये कहूँ तो डर के कारण से, क्योंकि ये तलवार के बल पर डरा धमका कर ऐसे करते थे, तो उन सब से मेरा आग्रह है और निवेदन है कि वह सब घर वापसी करें, हिंदू समाज को वापस आत्मसात करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और जो लोग हिंदुओं को काफिर कहते हैं, ऐसे लोगों से छुटकारा पाएं। कौन कहते हैं काफिर, खुल के बताओ ना। अब मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन जो कुछ लोग राष्ट्रीय लोग हैं, कट्टरपंथी हैं, अराष्ट्रीय लोग हैं, ये देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो हिंदुओं को काफिर कहते हैं। मदन जी, एक सवाल मेरा ये है कि पहले किताबों में अकबर महान पढ़ाया जा रहा था, आप शिक्षा मंत्री हैं, आपका क्या विचार है इस पे? देखो, ये दुर्भाग्य था हमारा। कैसे? कि हम लोगों ने अकबर को महान पढ़ा, क्योंकि मैं नहीं पढ़ा।
तो आपको दर्द नहीं होता था जब पढ़ते थे? बहुत वेदना होती थी, बहुत वेदना होती थी। और जब मंत्री बनकर के मैं एमएलए बनकर के पहली बार आया तो 91 में मैंने राजस्थान की विधानसभा में कहा कि हमको अकबर पढ़ाया जा रहा है, ठीक जा रहा था, ठीक नहीं। अकबर महान हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक देशभक्त के साथ उनका युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप। और फिर हमने ये भी पढ़ा कहीं कि अकबर मीना बाजार लगाता था। वो क्या था सर? उसमें केवल महिलाएं जा सकती थी और ये अकबर स्वयं महिला के वेश में जाते थे और इनकी कुछ जो विश्वस्त महिलाएं होती थी वो भी जाती थी। और ये देख करके जिसको इशारा कर देते थे वो महिलाएं उसको या उनके जो रक्षक थे उनको उठा लाते थे। मतलब और वो अकबर उनके साथ कुकर्म करता था। मतलब अकबर दुष्कर्म करता था महिलाओं के साथ में? अकबर दुष्कर्मी था और ऐसे जबरदस्ती महिलाओं को उठाकर बलात्कार करता था। इसलिए बलात्कारी, दुष्कर्मी, आक्रांता कभी महान नहीं हो सकता। तो ये महान अखबार किताबों में जो पढ़ा रहे थे उन पर क्या कहना है फिर आप? ये क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकारें थी लगातार और कांग्रेस हमेशा देश के दुश्मनों को, देश को नुकसान पहुंचाने वालों को, आक्रांताओं को, आतंकवादियों को अपना सहयोगी मानती है। और मैं इसलिए कर रहा हूं, इस बात की पुष्टि इसलिए होती है कि जब कसाब को फांसी देने की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर की तो रात को 12 बजे कांग्रेस के नेताओं ने जाकर के वकीलों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आतंकवादियों के पक्षधर भी थे। ये मीना बाजार की शुरुआत मुझे ध्यान है हुमायूं के शासनकाल में हुई थी, लेकिन जितनी प्रसिद्धि अकबर के शासनकाल में उसे मिली, क्या कारण रहा इसका? यही कारण है जो आप बता रहे हैं अभी? मुझे पता नहीं कारण वार तो, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अकबर को जिन्होंने भी महान लिखा और जिसने भी महान स्वीकार किया, उनकी श्रद्धा भारत के प्रति नहीं थी। और भारत को नीचा दिखाने के लिए हमारे बच्चों को, हमारे मित्रों को और हमें पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया गया। तो सर आप अब शिक्षा मंत्री हैं, आपके हाथ में है, आप चेंज करेंगे ये सब कुछ? अभी मेरी जानकारी के अनुसार पाठ्य पुस्तकों में नहीं है। यदि होता तो मैं अभी तक चेंज करता। मुझे ध्यान है कि पिछले कार्यकाल में जब कांग्रेस की सरकार थी, जब तो अकबर महान मैंने खुद ने अकबर महान पढ़ा है। अभी भी और यदि कहीं मेरे से अभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तकें बहुत सारी में नहीं पढ़ा तो होगा और ध्यान में लाया जाएगा। आप किसे महान मानते हैं? ध्यान में लाया जाएगा। तो आप किसे महान मानते हैं मदन जी? यदि मैं अकबर महाराणा प्रताप की तुलना करूं तो महाराणा प्रताप महान योद्धा थे। और आप पाठ्यक्रम में क्या जोड़ने वाले हैं? आप किसे महान मानते हैं महाराणा प्रताप के अलावा? देखो सुनो, हमारे देश के जितने भी महापुरुष हैं सब महान। छत्रपति शिवाजी तो महानतम हैं। तो आप बुक्स में महानतम लिखवाएंगे छत्रपति शिवाजी? देखो अभी एनसीईआरटी पुस्तकें लिखती है, हम पुस्तकें नहीं लिखते। राजस्थान सरकार अनुरोध तो कर सकते हैं सर। एनसीईआरटी की पुस्तकें हम पढ़ाते हैं। नहीं सर, एनसीईआरटी में आपकी ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार। अनुरोध तो आप कर सकते हैं, आप शिक्षा मंत्री। नहीं, हमारे जो एनसीईआरटी केंद्र सरकार देखती है और हमारे माननीय मंत्री महोदय हैं प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान जी आपके मित्र हैं, मुझे ध्यान है पुराने। मित्र तो क्या मेरे गार्जियन कह सकता हूँ मैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत अच्छे हैं, उनके ध्यान में आएगा तो वैसे हटा देंगे। सर एक सवाल सर, बड़ा पीड़ा होती है पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। मैं 2-3 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था कि टीएमसी के एक कार्यकर्ता, एक महिला को आरोप लग रहे थे और बुरी तरह से पीटा जा रहा था नग्न अवस्था करके। मतलब इतनी भयानक तस्वीरें देश में सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल पर आपका क्या कहना है सर? हिंदुओं के साथ अत्याचार, आप हमेशा हिंदुओं के लड़े हैं। देखो, पश्चिम बंगाल में ऐसा लगता है
कि रोहिंग्या को संरक्षण दिया जा रहा है, रोहिंग्या मुसलमानों रोहिंग्या मुसलमानों को संरक्षण दिया जा रहा है। बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं ज़बरदस्ती या मिल या चुपके या वहाँ की सरकार के ममता बनर्जी की सह से आ रहे हैं, वो सब मिलकर के वहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार करते, अन्याय करते हैं। और वहाँ की सरकार जो है राज्य की, ममता बनर्जी की, ये ऐसे असामाजिक तत्वों को, देश के दुश्मनों को और आतंकवादियों के पक्षधरों का समर्थन करती है। इसके कारण से मूल जो भारतीय हैं उनके पर अत्याचार अनाचार होता है। अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है, तो ममता बनर्जी डरी हुई है। ममता बनर्जी आप कह रहे हैं डरी है, किससे? बीजेपी से डर रही है? भारतीय जनता पार्टी से भी डरी हुई है और राष्ट्रीयता से भी डरी हुई है। जो देशभक्त लोग हैं उनसे भी डरी हुई है, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल के जो अच्छे लोग हैं वो इनके खिलाफ खड़े होने लग गए। सर, जैसे अभी देश में चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव, बड़ा मतलब एक नैरेटिव कांग्रेस ने फैलाया। आप तो खुद एससी समाज से आते हैं कि एससी और एसटी के बीच में एक नैरेटिव ये फैलाया गया कि अगर 400 सीटें आती है तो आरक्षण खतरे में है और संविधान खत्म कर देंगे। देखो, आरक्षण कभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि अनुसूचित जाति का आरक्षण है वो अस्पृश्यता के आधार पर दिया जाता है। और यदि मैं सही हूँ तो संविधान की धारा 341 ये कहती है कि जब तक देश में अस्पृश्यता रहेगी तब तक अनुसूचित जाति के लोगों का आरक्षण रहेगा। और अभी जिस रफ्तार से अस्पृश्यता कम हो रही है, उस रफ्तार से लगता है मुझे अभी 100 साल भी आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि आरक्षण किसी भी कीमत पर ख़त्म नहीं होगा, न हम करेंगे, न इसके पक्षधर थे न हैं। आरक्षण खत्म करने के पक्षधर नहीं थे न भी हैं। सर, एक सवाल, सर जो कोटा में बड़े, आप कोटा के युवा बड़ा आत्महत्या कर रहा है, इसमें आप क्या रीज़न लगता है आपको कि परिवार दबाव देता है उसके कारण, या फिर कोचिंग्स के कारण? क्या कारण है सर, आपने रिसर्च किया? मैं इसका एक्सपर्ट ही नहीं, इसलिए इस विषय में कुछ बता नहीं सकता। आप लोग क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है उसको? सरकार तो यही आग्रह करती है कि जो परिवार के लोग हैं बच्चों पर ज़्यादा दबाव न डालें, कोचिंग संस्थान है वो भी ज़्यादा दबाव नहीं डालें। और मेरा परिवारजनों से यही आग्रह रहेगा कि जैसी उसकी क्षमता है पढ़ने की, पढ़ाई को ग्रहण करने की, उसी क्षमता के अनुसार उनको सब्जेक्ट दिलाएं और उसी प्रकार की पढ़ाई या उसी प्रकार के काम कराएं। सर, ये पंजाब से मतलब गंगानगर, हनुमानगढ़ और सीकर, शेखावाटी के कुछ इलाकों में, इवन कोटा में भी युवा बड़ा नशे की तरफ जा रहा है, इधर से तस्करी होती है। तो इसका सर समाधान कैसे निकलेगा? देखो, जो डाइवर्ट हो रहा है, ये दुर्भाग्य है कि हमारे युवा नशे की ओर जा रहे हैं। और कुछ राष्ट्रीय ताकतें थी जिनका संरक्षण कांग्रेस ने किया, और राष्ट्रीय ताकतों ने धीरे धीरे हमारे यहाँ नशा घुसाया और उसके आदी हमारे युवा हो गए। और जब युवा कमज़ोर होता है तो देश भी कमज़ोर होता है। तो जिन लोगों ने हमारे देश में व्यसन के कई प्रकार घुसाए, उनका मकसद एक ही था कि देश का नुकसान कैसे हो, देश का युवा कमज़ोर कैसे हो। और जिस देश का युवा कमज़ोर होता है वो देश अपने आप कमज़ोर हो जाता है। देश के दुश्मनों ने इस प्रकार का षड्यंत्र किया है और उस समय के और उन देश के दुश्मनों को संरक्षण किया है कांग्रेस ने। सर, गहलोत और पायलट की बयानबाजी देखी गई पिछले साल, आपस में कांग्रेस बटी हुई है लेकिन आरोप बीजेपी भी लगाती है, गहलोत और पायलट। अब उनका अंदरूनी मामला है। अब कोई मान लो किसी मोहल्ले में घर में पति पत्नी लड़ते हो तो हम क्यों बीच में आए, या कोई भाई भाई लड़ते हो तो हम क्यों बीच में आए? उनका घर का मामला है, कुछ भी करें। नहीं तो इस लड़ाई को मतलब आपका उस पर आपका प्रतिक्रिया नहीं देना चाहे? नहीं, मैं प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता, क्योंकि कई बार तो वो दोस्त होने का नाटक करते हैं, कई बार लड़ाई का नाटक करते हैं।
इसलिए नाटकबाज लोगों के बारे में कुछ नकारा निकम्मा तक कहा गया। हाँ, फिर भी जिसके बारे में कहा गया उनको थोड़े दिन तो जोश आया कि मेरे को ऐसा क्यों कहा। फिर आया जी बोला कर लिया तो कर लिया, क्योंकि जाएंगे कहाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो स्वीकार करने वाली नहीं है सचिन पायलट को। हाँ, ऐसे लोगों को क्यों स्वीकार करेगी। युवा नेता है वैसे तो ठीक ठाक। युवा नेता है तो जहाँ अपना घर है वहाँ रहे, हमारे को तो आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आपको आवश्यकता नहीं है? हमारी पार्टी को आवश्यकता नहीं। मदन जी, एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से कट्टरपंथियों का राजस्थान में भी चलन बढ़ रहा है, आप चाहे मस्जिदों में देख लेंगे तो जो कट्टरपंथी मौलवी बड़े नज़र आ रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखो क्या है कि हिंदुस्तान में ये सब जगह हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहा है और हमारी सरकार ऐसे लोगों पर शिकंजा कसेगी जो बाहर के लोग आकर के यहाँ वैमनस्यता पैदा करना चाहते हैं और सांप्रदायिकता भड़काने की कोशिश करेंगे, लोगों में फूट डालने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेंगे। कैसे निपटेंगे? आपके पास क्या प्लान है? क्योंकि मेरे पास गृह मंत्रालय नहीं, इसलिए विषय में कुछ नहीं बताऊंगा। और कई बातें सुझाव तो दे सकते हैं। कई बातें ऐसी होती हैं गोपनीय, जिनकी मीडिया में चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके सुरक्षा कारण भी कई होते हैं। अच्छा, मतलब निपटने को तैयार हैं आप? वो सबसे निपटेंगे, सभी कट्टरपंथियों से। ये देश महाराणा प्रताप और शिवाजी का है। जब महाराणा प्रताप और शिवाजी जब अपनी पे आए तो उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं। तो अब तो ये बचन लाल जी की सरकार है राजस्थान में, ये किसी भी असामाजिक तत्व, चोरों, गुंडों, लुटेरों और देशद्रोहियों को कभी नहीं छोड़ेगी। अच्छा, आपकी बात हुई बचन लाल जी से इस बारे में? एक तो सर ये भी एक सवाल उठता है। माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मैं उनके मंत्रिमंडल का सदस्य हूँ, तो बात क्यों नहीं होगी? नहीं सर, कभी जैसे इस विषय पे भी चर्चा चलती है कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जो मस्जिदों से अजान होती है, इस पे मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ। सारी बातें मीडिया के सामने नहीं की जा सकती। हम क्या क्या बात होती है, क्या क्या आपका क्या कहना है सर, जो मस्जिदों में अजान बजती है? अब सब बातें यहाँ नहीं बताएंगे, क्योंकि हम जो आपने पूछा था कि भाई देशद्रोहियों के खिलाफ, दुश्मनों के खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे, तो कार्रवाई तो गोपनीय होती है, फिर अकस्मात ही पता चलता है। नहीं, आप किस तरह से देखते हैं? अजान की आवाज़ आपको लगता है कम होनी चाहिए? जो नियमों में प्रावधान है उस हिसाब से ही होनी चाहिए। नियमों में प्रावधान ये नहीं है कि भाई कहीं ऊपर से जा करके माइक लगा करके किसी प्रकार का पूजा पाठ करो या अजान दो या मस्जिद में नमाज पढ़ो, ये अनुमति कहीं भी नहीं है। तो आप आवाज़ नहीं उठा रहे विधानसभा में? आप तो हमेशा हिंदुत्व की आवाज़ उठाते हैं। मैं विधानसभा मंत्री हूँ, हम आवाज़ नहीं उठाते, हम कार्रवाई करते हैं। तो इसके लिए तैयार है आप कार्रवाई करने के लिए? अलग अलग महकमा है, हमारे महकमों के अंतर्गत आता होगा तो विचार करेंगे। मदन जी, आप करोड़ी लाल मीणा जी ने आज इस्तीफा दिया है, सीनियर लीडर हैं, आपने उनसे बात नहीं की इस्तीफा क्यों दे रहे हो? कभी आपके मित्र भी हैं पुराने? करोड़ी लाल जी मित्र नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं। क्योंकि मैं तो विधानसभा में था, विधानसभा से निकलते ही आया हूँ, और मैं इतना जानता हूँ कि करोड़ी लाल जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे, कभी भारतीय पार्टी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। और मुझे लगता है कि शायद वो इस्तीफा वापस ले लें। वो लेंगे या स्वीकार ही नहीं होगा? मैंने तो दे दिया ना सर। मैंने कहा ना कि कुछ बातें तो गोपनीय होती, इस पर चर्चा करना ठीक नहीं है। सर एक बार बताइए, उपचुनाव में इतना बड़ा नुकसान हुआ, 11 सीटें, आप कैसे देखते हैं? क्या कांग्रेस ने हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश की? और हिंदुस्तान भर की बात करें तो सर्वाधिक सीट भारतीय जनता पार्टी की है। राजस्थान की बात करूँ तो सर्वाधिक सीट भारतीय जनता पार्टी की है, और टोटल हिंदुस्तान की बात करूँ तो हमको पहले से ज़्यादा वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए वोट कम हुआ ऐसा कुछ नहीं है। डोटासरा जी तो बोला मौर्य बुला दिया, मैंने तो बोल रहे थे, बोले बीजेपी का मौर्य बुला दिया हमने, 11 सीटें हम लिए। वो कुछ दिनों बाद जेल में बुला सकते हैं। क्या उनका मौर्य बोलेगा जेल में? वो मौर्य रखते हैं, बतख रखते हैं, ठीठोड़ी रखते हैं, मुझे पता नहीं, जो ही बोलेगा वहाँ बोलेगा। नहीं मतलब जेल में उनका मौर्य बुला देंगे आप, ऐसा बोल रहे हो आप? मैं नहीं बुलाऊंगा।
ये तो कानून जो होता है ना, वो कानून बुलवाता है। मैं क्या बुला सकता हूँ? नहीं, आप भी तो मंत्री हैं सर सरकार के, आपने ही तो बोला मौर्य बुला देंगे। नहीं, मैंने ये नहीं बोला मौर्य बुला देंगे, बोलेंगे। अच्छा, वहाँ वहाँ जेल में बोलेंगे मौर्य? हाँ। आप कंफर्म है सर? अब मुझे लगता है कि जो पेपर लीक है मामला, उसमें जांच एजेंसियों की सक्की सुई घूम रही है, और जिस पर सक्की सुई घूम रही है वह बहुत शीघ्र ही वहाँ मौर्य बोलेगा। बड़ी मछलियाँ और छोटी मछलियाँ सब जाल में फंसने वाली है। कलाम कोचिंग का भी मामला एक सामने आया था। वो सब जांच एजेंसियाँ देख लेगी किस किस का आया, किस किस का नहीं आया है, लेकिन चर्चा तो है। और जब चर्चा वैसे ही नहीं होती, चर्चा कुछ न कुछ तो होता है। आपके पास कोई आया कलाम कोचिंग के विषय लेकर कभी? मैं सारी बातें नहीं बताऊंगा, यदि सारी मैंने बातें बता दी तो कुछ लोग अंडरग्राउंड हो जाएंगे। अच्छा, भाग जाएंगे यहाँ से? भाग सकते हैं, इसलिए मैं सारी बातें मीडिया के सामने नहीं बताता। हम तो अपने ही है सर, खुल के बताओ ना। हाँ, नहीं, क्योंकि मैं मीडिया के सामने नहीं बताता, क्योंकि आप जैसे जो भारत रफ्तार उसके मालिक हैं, क्योंकि ये जो बात जाएगी वो सब जगह जाएगी, तो उनको पता चलेगा ऐसे लोगों को, तो अंडरग्राउंड हो जाएंगे ना। अच्छा सर, एक सवाल अंतिम सर, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा सर। ये बताइए सर, एक 50% आरक्षण का बड़ा विरोध हो रहा है। युवा मेरे पास आए थे यहाँ पे, जो सवाल उठा रहे हैं मनोज मीणा, वो कह रहे थे कि हमें 33% आरक्षण में कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी के हम साथ हैं, मोदी जी ने 33% केंद्र में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 50% यूँ क्यों कर दिया सर आपने? बाद में बात करेंगे इस पर। आपका क्या स्टैंड है इस पर बात करेंगे। अच्छा, इस पर बात नहीं करना चाहते? इस पर बाद में बात करेंगे ना, अभी बहुत टाइम हो गया बात करते करते। तो ये थे मदन दिलावर, खास बातचीत की। इन्होंने बताया किस तरह से संघर्ष किया इन्होंने अपने जीवन में, और किस तरह से पहले साइकिल चलाते चलाते मजदूरी करते थे, फिर पावर प्लांट में काम किया, उसके बाद पावर प्लांट में काम करते करते ये चक्की चलाने लग गए, और चक्की चला के राजनेता बन गए, और राजनेता बन के अब हमारे साथ बैठे हैं और बयान भी दिया है। आपने देखिए आज विधानसभा में भी इन्हीं की चर्चा थी। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत अवतार को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।